टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s/3 और t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल है s और एक वेरिएबल है t। इसको हमने सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि पहले ये देख लो कि क्या हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड का मतलब उसमें कहीं एलसीएम लेने की ज़रूरत है या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे और ये सिंप्लीफाइड होगी ये इक्वेशन, तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो आप इधर ध्यान से देखें, यहाँ तो कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत है ही नहीं और यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं 3 और 2 का क्या ले सकता हूँ? एलसीएम। जैसे मैं 3 और 2 का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 6। 3 को 6 से करूँगा 2s, 2 को 6 से करूँगा 3t इज इक्वल टू 6। तो ये आया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। कितनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी एक के पोजीशन पे दूसरे को लेके आना। जैसे मैच में भी आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया। क्या आ गया? एक की जगह दूसरा रिप्लेस हो गया। सेम मेथडोलॉजी हम यहाँ लगाएंगे, या तो s को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s को, और उसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, या t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। मतलब चाहे आप पहली इक्वेशन से s की वैल्यू बना लो, पहली इक्वेशन से, चाहे आप बना लो t की वैल्यू, चाहे बना लो, जो वैल्यू आप बनाओगे वो सेकंड इक्वेशन में रखनी है। किसमें रखनी है? अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये कोई मैंडेटरी है कि यहीं से वैल्यू बनानी है? ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, s की वैल्यू या t की वैल्यू, उसको यहाँ पुट कर दें। तो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है? आपने देखना है किस में मेरे को कम स्टेप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, किस में मेरे को। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, क्या मैं बड़ी आसानी से यहाँ से s की वैल्यू बना सकता हूँ? तो s की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या बनी? 3 प्लस t, और जो वैल्यू बनी उसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ s, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपने वैल्यू बनाई है फर्स्ट इक्वेशन से तो आप उसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, और अगर आपने वैल्यू बनाई है सेकंड इक्वेशन से तो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई? वैल्यू कहीं से भी बना सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे, कोशिश ये करनी है कि हमें वैल्यू उससे बनानी है जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होती हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर s की वैल्यू बनाई, इसको सेकंड इक्वेशन में रखूँगा s की जगह पे। समझ आ रहा है? तो 2 की जगह 2, s की वैल्यू क्या बनी थी? तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस t, बाकी एज इट इज़ 3t इज इक्वल टू 36। क्या इतना स्टेप समझ में आ रहा है? इसको ज़रा सॉल्व करें तो कितना आ गया? 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 30। तो t क्या आ गया? 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब t की जो वैल्यू आई है उसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, तीनों में s की वैल्यू आ जाएगी। पर मुझे बताएं कि ज़्यादा कन्वीनियंट आपको क्या लगता है, किस इक्वेशन में रखना चाहिए? आप कहेंगे सर 3 में रखना ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि वहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन कम करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टी की जो वैल्यू आई है, टी की जो उसको आप किसी भी इक्वेशन में अगर रख देंगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में उसको रखेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? तो वही मैंने करा, पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस t, और t की वैल्यू क्या थी? 6। तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो s आ गया 9। तो यानी कि इसके जो सॉल्यूशन आए वो आए s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अगर आप ये वेरीफाई करना चाहें
कि मेरे सॉल्यूशन सही हैं या गलत, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्या? एक पार्ट से और समझते हैं इसको। अब देखो इस पार्ट को, इस पार्ट के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन है। इसमें भी हम कर सकते हैं कि x की वैल्यू बना लो या y की वैल्यू बना लो और उसको दूसरी इक्वेशन में रख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। पर क्योंकि इसमें डेसिमल है, इसमें तो थोड़ा सा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। डेसिमल तो दो तरीके हैं, या तो आप सबका डेसिमल रिमूव कर दें, सबके नीचे 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप उनका एलसीएम लेंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 10 से, तो यहाँ से डेसिमल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि यहाँ से आप डेसिमल हटा दें। ये स्टेप आपको समझ में आया क्या? फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ता और फिर इससे एक कैंसिल होता, तो क्या हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ नहीं जाएंगे? तो उस स्टेप्स को इजी करने के लिए, उस स्टेप्स को मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, सॉरी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसको थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मुझे जरा ये बताओ, अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होता पर यहाँ 2 डिजिट होते और यहाँ भी एक डिजिट होता, तो क्या मैं तब भी 10 से करता? फिर किससे करता? 100 से। मेरी बात समझ में आ गया? क्योंकि हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डेसिमल रिमूव हो जाए और मेरी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। क्या हो जाए? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका डेसिमल हटाना है। हम डेसिमल इसलिए हटा रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए। सेम यहाँ पर है, सभी के बाद एक एक डिजिट है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 10 से। तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई इट बाय 10। इसको जब मैं 10 से करूँगा तो 4x + 5y = 23, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप मेरे को खुद बताएं कि मेरे को इसमें क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, किसने बताया? बताओ कौन बता रहा था? हाँ लास्ट में कौन बता रहा था? लक्ष्य। हाँ लक्ष्य बताओ बेटा। लक्ष्य ने बिल्कुल ठीक बताया कि सर चाहे यहाँ से x की वैल्यू बना लो, चाहे सर यहाँ से x की वैल्यू बना लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर रूल ये कहता है जिस इक्वेशन से आप वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू को किस में पुट करना है? सेकंड इक्वेशन। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू बना लेता हूँ। 2x = 13 - 3y, तो x = 13 - 3y अपॉन में 2, और फिर मैं इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ से बनाई है इसको सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर मैं प्लेस कर दूंगा। इतना समझ में आ रहा है? तो 4 ब्रैकेट x की जगह क्या आ गया? 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y = 23। इससे कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। 26 - 6y प्लस 5y = 23। इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव y, ये उधर जाएगा -3। तो y की वैल्यू क्या आई? अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखना चाहिए, 2 में या 3 में? 1 में। अगर आप 1 में रखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, आंसर सही आएगा। 2 में रखेंगे तो भी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, आंसर सही आएगा। पर अगर आप 3 में रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन क्या करना पड़ेगा? कम। तो इसलिए मैं जो y की वैल्यू है उसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। क्या ये ज़रूरी है मेरे को बताओ कि इसको यहीं पुट करना है? यहाँ क्यों पुट कर रहे हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पर x = 13 - 3y एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3 अपॉन 2। तो 13 - 9 अपॉन 2 दैट इज 4/2। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, 2 और 3। क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा है? एक पार्ट इसका और समझा देते हैं आपको, रूट वाला। ठीक है, अब ये रूट वाला क्वेश्चन है एक और। इसमें सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए वो है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है,
ऐड सब्ट्रैक्ट मैं कर नहीं सक रहा और एलसीएम ले नहीं पा रहा। मेरे को ये और बताओ कि जो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या वो करना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी, बस। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हमें लग नहीं रहा, तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, या तो यहाँ से x की वैल्यू बनाओ या और उसको उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो किसकी वैल्यू बना दें, x की। तो √2x इज इक्वल टू -√3y। सो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद मैं क्या कहूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को मैं उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। अच्छा मुझे ये समझाओ, मैंने इसको यहीं क्यों नहीं पुट करा? वेरी गुड, किसने बताया? बिल्कुल सही बताया यश पायल ने कि अगर सर अगर आपने इसको यहीं पुट कर दिया ना तो यू विल गेट द आंसर 0। ये सिंप्लीफाइड होगा ही नहीं, सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। इसीलिए हमें इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू मैंने यहाँ रखी √3, x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, दैट इज -√3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 3 अपॉन √2 माइनस √8y 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, √2 तो ये आ जाएगा 3y। √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे √16 और √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो ये तो हो जाएगा -3y -4y, 2 को इससे करेंगे 0 तो -7y इज इक्वल टू 0। तो y आ गया 0/-7 यानी कि 0। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई? तो अब मुझे बताएं y की वैल्यू कहाँ पुट करें? वेरी गुड, इक्वेशन नंबर, क्या ये मैंडेटरी है थर्ड में ही पुट करना? हम इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए, तो यहाँ पर x आ गया -√3 अपॉन √2 और y की जगह था 0। समथिंग इज 0 इज 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन हमें मिले, x0 एंड y0। क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो मैंने तीनों पार्ट समझाए हैं वो समझ में आ गया? तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें वो ये कहता है कि सबसे पहले आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दो इक्वेशन को, और सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू फाइंड करो, m की वैल्यू। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप मेरे को बताओ यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 3, एक y है, एक m है और एक। इस x और y की वैल्यू क्या मैं इनको सॉल्व करके ऑब्टेन नहीं कर सकता? तो मैं सेम अप्रोच लगाऊंगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू को फाइंड करूंगा, x और y की वैल्यू को। तो मुझे बताओ अभी तक जो हमने सीखा ये दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ आप बताओ दिशु। वो तो निकालेंगे, मेथड क्या है सॉल्व करने के? नहीं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? हाँ, या तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास है ग्राफिकली मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकली मेथड के अंदर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और ये देखते हैं कि ग्राफ ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो वही इसका सॉल्यूशन आ जाता, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन। फिर हमने एक और मेथड सीख लिया बिना ग्राफ के कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे? एलिमिनेशन की हम बात नहीं कर रहे, तो हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? क्योंकि उसने कहा ही नहीं ग्राफिकली से करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई 11 - 3y अपॉन 2। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जो मेरे पास x की वैल्यू आई, अब मैं इसको किस इक्वेशन में पुट करूं? इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। 2x - 4y इज इक्वल टू -24। तो 2 की जगह 2, x की वैल्यू है 11 - 3y अपॉन 2, -4y -24। मल्टीप्लाई है तो कैंसिल आउट, तो 11 3y
4y नेगेटिव 24, इसको ऐड करेंगे नेगेटिव 7y, ये उधर चला जाएगा तो नेगेटिव 35। तो y की यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेन हुई? अब मुझे आप खुद बताएं कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना चाहिए, 2 में पुट करना चाहिए, 1 में? 3 में। क्यों करना चाहिए 3 में? क्योंकि हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको 1 या 2 में पुट कर दूं तो गलत आएगा? सही आएगा, वेरी गुड। तो y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 एंड y इज 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज नेगेटिव 4/2 दैट इज नेगेटिव 2। तो मुझे पता लग गया x की वैल्यू क्या आई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आई थी? नेगेटिव 2। और y की वैल्यू, तो ठीक है, अब जो वैल्यूज आई हैं मैं इनको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। 5 इज इक्वल टू m नेगेटिव 2 प्लस 3, तो नेगेटिव 2m प्लस 3 अपॉन 5, इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा, 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2m, तो m की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1। इतनी बात समझ में आई? तो यानी कि इसके अंदर हमने पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करा, उन 2 इक्वेशन से मेरे पास x और y की वैल्यू आई। किसकी आई? और फिर उस x और y की वैल्यू को मैंने अगली इक्वेशन में पुट करा और वहाँ से m की वैल्यू को ऑब्टेन करा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? पहले क्वेश्चन में कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कि 2 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता वो दोनों नंबर क्या हैं, पर हमें ये बता दिया कि उनका डिफरेंस कितना है? 26। फिर वो ये कहता है इसमें वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स। कभी भी इक्वेशन का क्वेश्चन हो तो अगर आप इंफॉर्मेशन को सेपरेटली लिख लेंगे तो आप इक्वेशन आसानी से बना पाएंगे। मैंने सेपरेटली लिख लिया। मैंने देखा कि एक बार तो उसने कहा कि जो भी 2 नंबर रहे होंगे उनको माइनस करने पे क्या आएगा? एक कंडीशन तो मुझे पता लगी। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि जो भी पहला नंबर रहा होगा वो दूसरे नंबर का कितना होगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि मेरे को इन्फॉर्मेशन से ये समझ में आया कि इसमें 2 नंबर की बात होगी। कितने नंबर की? और दोनों नंबर मुझे नहीं पता, तो मैं इसको कर लेता हूँ लेट। क्या कर लेता हूँ? तो मैं कर लेता हूँ लेट द फर्स्ट नंबर। लेट द, मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ कि जो पहला नंबर रहा होगा वो n रहा होगा। और अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं, वो मैं मान लेता हूं कि e रहा होगा। तो एज पर क्वेश्चन उसने ये कहा कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, जैसे ही दोनों नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कहता है आपको कितना मिलता है? तो पहला नंबर n है और दूसरा e है। अब इस क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा कि यहाँ एक स्टेटमेंट में चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? देखो, इनका डिफरेंस पॉजिटिव में आया है, किस में है? तो ये बात कंफर्म है कि जो पहला नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मैं समझाता हूँ आपको। 10 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो क्या आएगा? लेकिन अगर मैं 3 में से नेगेटिव 10 करूँ तो, अगर पॉजिटिव आंसर है दैट मीन्स जो पहला नंबर है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें, हालांकि आप नहीं भी लिखते ना तो आंसर आ जाता, पर हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ के लिखना है। तो यहाँ पर आप अगर लिख देंगे लेट द फर्स्ट लार्जर नंबर, हालांकि उसने नहीं कहा लार्जर या स्मॉलर, बट हम क्वेश्चन की कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को करेक्ट बनाने के लिए यहाँ लार्जर लिख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको हमने क्या माना? तो बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। दूसरी जो कंडीशन है एज पर क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा? फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 3 टाइम्स द। तो देखिए जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर से ही बड़ा है, तो इसका मतलब छोटे नंबर का ही 3 टाइम्स होगा। तो छोटा नंबर है e, तो उसने यही कहा स्मॉलर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलर को आप अगर 3 से, तो आपको बड़ा नंबर ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको इतना समझ में आया? कोई भी स्टूडेंट मेरे को क्लास में अब ये बता सकता है कि इन दोनों इक्वेशन को सर कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल सही बताया सौरभ ने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो मुझे बताओ यहाँ पर आराम से देख के कि क्या मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो वैल्यू बनानी होती है, बनाने की ज़रूरत है तो किसको बनाएं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ से हाँ प्रतिभा ने कुछ बताया, प्रतिभा ने बिल्कुल सही बताया कि सर हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही n की वैल्यू सर बनी हुई है और वो कितनी है 3e। तो यानी कि यहाँ हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू बनाते हैं, वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1, एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज n माइनस e इज इक्वल टू 26, और n की जगह हम क्या लिखेंगे 3e। अब 3e में से e सब्ट्रैक्ट करेंगे 2e, तो e मेरे पास कितना आ गया 13। अब e की वैल्यू चाहे आप इधर रख दें चाहे आप इधर रख दें, आंसर आपका सही आएगा, पर इधर रखने से सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू 3 टाइम्स e इज इक्वल टू 13। तो मुझे पता लग गया फर्स्ट नंबर क्या है 39 और सेकंड नंबर क्या है 30। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पे आता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पे क्या आता है, और अगर ऐड करने पे 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि एक कंडीशन तो हमें यहीं से समझ आ रही है कि वो जो दोनों एंगल रहे होंगे उनका सम क्या रहा होगा, क्योंकि वो कैसे हैं। दूसरी जो कंडीशन है उसमें वो कहता है कि जो फर्स्ट एंगल है, मतलब हमें नहीं पता फर्स्ट एंगल कौन सा है, जो बड़ा एंगल है लार्जर एंगल, जो कैसा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से दो कंडीशन दी हैं। एक कंडीशन तो हमने इससे डिकोड करा, उस कंडीशन में उसने बताया कि जो दो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, तो हम समझ गए कि जैसे ही दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। सेकंड कंडीशन उसने बताई कि जो बड़ा है उसमें एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है। अब इन दोनों के अंदर ना तो मुझे लार्जर एंगल पता ना मुझे स्मॉलर एंगल पता, तो मैं उसे क्या करूँगा लेट। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द लार्जर एंगल। मैं मान लेता हूँ कि जो लार्जर एंगल इसमें रहा होगा दैट इज n डिग्री। अब स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, यहाँ आपको ये निशान लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये एंगल नहीं है, इट इज़ ओनली अ वेरिएबल, इट इज़ ओनली अ। तो अगर आप एंगल की बात कर रहे हैं तो यूनिट भी आपने ध्यान रखनी है, ऊपर डिग्री लिखना है, ऊपर डिग्री। ये ऐसी बेसिक बातें होती है जो हम गलती कर देते हैं, फिर मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। और जो स्मॉलर एंगल होगा, जो क्या होगा वो मैं मान लेता हूँ वो हुआ e डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब पहली कंडीशन में वो क्या कहता है, पहली कंडीशन में वो कहता है एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों कैसे एंगल हैं, तो भाई अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो मुझे बताएं उसका सम कितना होगा, यानी कि दोनों एंगल को जोड़ने पर कंफर्म है मुझे मिलेगा 180 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। सेकंड कंडीशन वो ये कहता है एज पर क्वेश्चन खुद ही, वो कहता है जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो लार्जर एंगल है, जो क्या है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, स्मॉलर से 18। तो ठीक है, उसने कहा लार्जर एंगल इज 18 मोर देन स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल हमने किसको माना है, तो वो यही तो कहता है जो स्मॉलर एंगल है उसमें अगर आप 18 बढ़ा दें, 18 तो किसके इक्वल हो जाएगा, लार्जर के। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ज़रा सोच के बताएं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या मेरे को किसी की वैल्यू बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे सर पहले से ही तो वैल्यू बनी हुई है किसकी, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज n प्लस e इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास जो n आया है उसकी वैल्यू कितनी बनी हुई मिली है, e डिग्री प्लस 18, तो ये आ गया e डिग्री प्लस
18 डिग्री प्लस ई डिग्री 180. व्हाट इज ई प्लस ई? दैट इज 2 टाइम्स ई. तो 2 टाइम्स ई. 180 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 180 माइनस 18 कितना आएगा? 162 डिग्री. कितना आया? तो ई यहाँ से क्या आ गया? 162 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 81 डिग्री. अब इसमें ध्यान रखना, आप इसको 81 नहीं लिख सकते. मैं बारी बारी इसी बात पे जोर दे रहा हूँ. 81 एक नंबर है बेटा और ये डिग्री है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है. 81 डिग्री इज नॉट ए नंबर, इट इज़ ए एंगल. इट इज़ ए, तो आप वहीं पे ई नहीं लिख सकते, ई के ऊपर डिग्री लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एंगल को मानना हुआ है. किसको मानना हुआ है? तो हमें पता लग गया इसमें एक एंगल आया 81 डिग्री. अब इस 81 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में. ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है? इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वहाँ से हमें सिंप्लीफिकेशन क्या करनी पड़ेगी? कम. क्या आपको ये पार्ट समझ में आया?